Students, today we are going to start a new chapter, which is chapter number 9 of your book, and chapter name is हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है बेटा, हमने थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है जी। तो किस तरह की पीरियोडिक टेबल थी आपकी, उसके अंदर फर्स्टली यहाँ पे कुछ इस तरह की आपकी पीरियोडिक टेबल थी, जहाँ पे ये एस ब्लॉक था, ये आपके पास डी ब्लॉक था और ये आपके पास पी ब्लॉक था। तो जो हाइड्रोजन है ना आपको, वो कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा आपको जो अल्कली मेटल्स हैं यानी कि फर्स्ट ग्रुप, उनके टॉप पे जो एलिमेंट आपको मिलता है, फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज़ हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन क्या है, इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल जो प्रेजेंट कहाँ पे है, एट द टॉप ऑफ द अल्कली मेटल्स। क्लियर। इसकी कॉन्फिगरेशन क्या रहती है, 1s1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल। क्लियर। हाइड्रोजन है जो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, हमेशा वो आपको मिलेगा एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो आपको मिलता है। ठीक है जी। यानी कि H2 की फॉर्म में आपको मिलेगा, जहाँ पे दो मॉलिक्यूल एटम हाइड्रोजन के अटैच होंगे एक दूसरे से, कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलेंगे। इसको बोलते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब बात आती है कि इसकी जो पोजीशन है वो किस वजह से है। यहाँ पे एक्चुअली जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो फुली जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड क्यों नहीं है, बेशक से हमने इसको रखा है फर्स्ट ग्रुप के टॉप पे। फर्स्ट ग्रुप की कॉन्फिगरेशन जो एल्कली मेटल्स हैं आपके, उनकी कॉन्फिगरेशन होती है NS1 और इसकी भी क्या है 1s1, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा है। ठीक है जी। लेकिन ये पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड क्यों नहीं है, बिकॉज हमने बात की थी हैलोजन की। हैलोजन कौन होते थे बेटा, जो आपका 17th ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, 17th। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, उनको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन की उनको नीड होती है। तो यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन की, तो इसको भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ही इसको नीड है। तो यानी कि हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं हाइड्रोजन के ऊपर भी। ठीक है। तो दोनों पोजीशन इस हाइड्रोजन के लिए वेरीफाई है, दोनों के अंदर हम इसको रख सकते हैं। लेकिन हमने रखा कहाँ पे है इसको, अल्कली मेटल्स के टॉप पे। और एक बात याद रखें बेटा कि हम इसको अल्कली मेटल्स में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। अभी हमने एस ब्लॉक को ख़त्म किया है, तो हमने अल्कली मेटल्स को जब भी पढ़ा तो वहाँ पे हमने हाइड्रोजन की बात ही नहीं की। क्यों बात नहीं की, बिकॉज हाइड्रोजन को हमने सिर्फ वहाँ पे प्लेस किया है, हम उसको अल्कली मेटल्स में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने उसको रखा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग, जो मिलती किससे है, अल्कली मेटल्स की कॉन्फिगरेशन से मिलती है। ठीक है। लेकिन ये पोजीशन भी क्या है, जस्टिफाइड नहीं है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर की, जिसमें हम करेंगे रिसेम्बलेंस। हमने देखा कि अल्कली मेटल से भी मिलती है और हैलोजन से भी, तो हम पहले इसी को स्टडी करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो अल्कली मेटल से मिलती हैं और कौन सी मिलती हैं हैलोजन एटम से। तो फर्स्टली वी विल डू रिसेम्बलेंस विद अल्कली मेटल्स। ठीक है जी। इनको हम अच्छे से करने वाले हैं। तो फर्स्ट रिसेम्बलेंस क्या है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यानी कि जो फर्स्ट रिसेम्बलेंस है इसकी वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। एज वी ऑल नो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसकी, एस ब्लॉक की क्या है हमारे पास, दिस इज NS1। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s1। यानी कि दोनों के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसलिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किससे मिलती है, अल्कली मेटल से मिलती है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। क्या आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब ये क्या होता है, हमने अच्छे से स्टडी किया है, थर्ड चैप्टर में भी किया है, 10th और 11th में हमने इसको पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, ठीक है जी, और क्या करे, कैटायन की फॉर्मेशन करे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर वो है उसके पास। तो हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन की फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और की रिसेम्बलेंस क्या है, बिकॉज हमने पढ़ा था सोडियम इज द अल्कली मेटल, तो ये भी क्या कर सकता है, कैटायन की फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, एक दोनों के ऊपर चार्ज +1 है, तो इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट कैटायन। तो दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, मोनोवैलेंट कैटायन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड आती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें पता है कि दोनों की ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी, दोनों की ऑक्सीजन स्टेट रहती है +1। ये मैंने एग्जांपल लिया HCl का और ये मैंने लिया NaCl का। तो यहाँ पे इसके ऊपर +1 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, और NaCl के ऊपर अंदर भी Na के ऊपर +1 है और क्लोरीन के ऊपर -1 है। यानी कि दोनों, दिस इज द अल्कली मेटल, इसके ऊपर भी +1 ऑक्सीजन स्टेट आएगी और ये हाइड्रोजन के ऊपर भी कितनी आ रही है, +1। तो दिस इज द रिसेम्बलेंस ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विद द अल्कली मेटल्स।
फोर्थ आती है आपके पास एफिनिटी, एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मीन्स ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से रेडली कंबाइन कर जाते हैं। क्लियर। तो जैसे बात करें हम NaCl की, NaCl दिस इज द अल्कली मेटल, तो ये क्या होता है बेटा, आसानी से किसी भी क्लोरीन से, यानी कि क्लोरीन के आपके पास एक हैलोजन एटम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो रेडली इससे कंबाइन करके क्या किया इसने, NaCl की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, इसी तरह से आपका H है, H+Cl करेंगे तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। यानी कि इनकी क्या है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है किसके लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए, मतलब उनसे बड़ी जल्दी है कंबाइन करके कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आता है रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, तो जो आपके हाइड्रोजन है और आपके अल्कली मेटल्स हैं वो दो हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे की रिडक्शन करवाएं और खुद की क्या करवाएं, ऑक्सीडेशन करवाएं, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। यानी कि ये क्या करेंगे, जब भी आप इनकी रिएक्शन करते हो, सपोज मैंने Fe2 के साथ रिएक्शन की किसकी, हाइड्रोजन की, तो ये करेगा क्या बेटा, ये हाइड्रोजन आयरन बनाएगा और वाटर की फॉर्मेशन। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसने इस कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन करवाना। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यहाँ से रिमूवल ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन, और इसी को तो क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं रिडक्शन। तो ये क्या है आपके पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसी तरह से कौन कर सकता है, आपका कोई भी अल्कली मेटल भी कर सकता है। अगर मैंने रिएक्शन करवाई इसकी पोटेशियम से, तो क्या होगा यहाँ पे, बोरोन प्लस K2। तो यहाँ से देखते हो कि इस कंपाउंड से ऑक्सीजन की रिमूवल हो चुकी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर। तो ये सब थी आपके पास रिसेम्बलेंस। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है, डिफरेंस फ्रॉम अल्कली मेटल्स, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्टली बात करते हैं कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं आपके, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, इनके नाम में आ रहे हैं कि की सारी क्या हैं, मेटल्स हैं। क्या हैं, मेटल्स हैं। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। जितनी सारी थी अल्कली मेटल्स वो सारी मेटल्स हैं, टिपिकल मेटल्स, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। क्लियर। सेकंड बिगर डिफरेंस कि हाइड्रोजन आपको किस फॉर्म में मिलेगा, हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि देखो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, H2 मिलता है। लेकिन जो आपके अल्कली मेटल्स है वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, जितने भी आपके अल्कली मेटल्स हैं वो आपको मिलते हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म में। मोनो एटॉमिक का मतलब है कि सिंगल एटम आपको मिलेगा, जैसे कि पोटेशियम भी मिलेगा, Na भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हमेशा कंबाइन मिलेंगे, दो एटम हमेशा कंबाइन मिलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बात करेंगे अगर अल्कली मेटल्स की तो अल्कली मेटल की जो एंथैल्पी है वो थोड़ी कम हुआ करती है, बिकॉज वो उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है जी, उनकी थोड़ी लो मिलेगी। लेकिन जो हाइड्रोजन है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो आपको क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। अगर मैं बात करूँ तो 13 किलोजूल पर मोल, दिस इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजन। क्लियर। उसके बाद जो मेजर डिफरेंस आता है वो क्या है आपके पास, कि जो हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे, हाइड्रोजन के कंपाउंड वो सारे के सारे क्या होंगे, कोवलेंट नेचर के होंगे, बिकॉज इज अ नॉन मेटल, और ये क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। लेकिन जो आपके अल्कली मेटल्स हैं उनके कंपाउंड आपको कैसे मिलेंगे, हमेशा वो आपको मिलेंगे आयनिक इन नेचर, बिकॉज वो वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे कि NaCl की बात करूँ मैं, तो Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Cl उसको एक्सेप्ट करके फिर क्या होगी, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। इसको क्या बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड की ये फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर। तो ये थी आपकी रिसेम्बलेंस विद अल्कली मेटल्स। अब हम बात करते हैं रिसेम्बलेंस विद हैलोजेंस, कि हैलोजन से कैसे रिसेंबल करते हैं ये। तो फर्स्ट आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी दोनों से मिलती है। हैलोजन क्या होते हैं, जिनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हैलोजेंस। जैसे कि फ्लोरीन, ठीक है जी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP125, यही है। यानी कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी कि लास्ट शेल में इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, ऑक्टेट और डुप्लेट आप लोग अच्छे से पता है। इसी तरह से हाइड्रोजन है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी की जरूरत है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। दोनों को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ही नीड है। क्लियर। दूसरा आती है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया
कि जो हाइड्रोजन की एंथैल्पी, आयनिक एंथैल्पी, वो एल्कली मेटल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो रिसेंबल किससे करेगी? वो रिसेंबल करती है आपकी इन हैलोजन से। जो हैलोजन है उनकी जो आयनिक एंथैल्पी है वो क्या है बेटा? वो हाइड्रोजन से कंपेरेबल, मतलब दोनों की एनर्जी क्या है? इक्वल ही है। हाइड्रोजन की मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की 1312 है, ठीक है। इसी तरह से फ्लोरीन की बात करेंगे तो 1680 है, क्लोरीन की बात करेंगे तो 1255 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ क्या है, एक कंपेरेबल रेंज आपको मिल रही है, यानी कि दोनों की एनर्जी क्या है? लगभग इक्वल ही है। क्लियर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर। इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर कि इनके अंदर क्या होता है? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है। हाइड्रोजन भी जैसे क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, गेन कर सकता है। इसी तरह से फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। इसी तरह से हाइड्रोजन क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड आयन की फॉर्मेशन कर सकता है, एनायन की फॉर्मेशन कर सकता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या था? कि जब केटायन की फॉर्मेशन होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? जब एनायन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। उसके बाद डाई एटॉमिक नेचर। डाई एटॉमिक नेचर यानी कि दोनों आपको क्या मिलेंगे? डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। हाइड्रोजन BH2 की फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलती है, ठीक है जी। फ्लोरीन आपको F2 की फॉर्म में मिलेगी, ब्रोमीन आपको Br2 की फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों की क्या है? रिसेम्बलेंस है। दोनों आपको डाई एटॉमिक नेचर की मिलेंगी, ठीक है जी। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन हैलोजन है जो वो क्या करते हैं? -1 ऑक्सीजन स्टेट को शो करते हैं। आप देख सकते हो NaCl के अंदर यहाँ +1 है, यहाँ पे -1 है। इसी तरह से जो आपका कौन है बेटा? आपका हाइड्रोजन है, वो भी क्या कर सकता है? वो भी -1 को शो कर सकता है। जैसे कि NaH की फॉर्मेशन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये मेटल +1 में और हाइड्रोजन किस में मिलेगा? -1 में मिलेगा। क्लियर। तो हाइड्रोजन भी आपका -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है एज लाइक हैलोजेंस। क्लियर। अब बात करते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड्स की, कि दोनों के दोनों किस तरह के कंपाउंड बनाएंगे। तो नेचर ऑफ कंपाउंड्स, भाई दोनों की दोनों क्या है? नॉन मेटल्स हैं, तो इसलिए क्या करेंगी? दोनों की दोनों कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगी। कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे, चाहे हैलोजन हो, हाइड्रोजन हो, या फिर हैलोजन हो, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं, तो सारी हुई रिसेम्बलेंस। अब ये जो है एक कंप्लीटली हैलोजन से भी नहीं मिलता, तो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस आएंगे आपके पास। तो डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एज कंपेयर टू हैलोजन से। तो फर्स्टली बात क्या है कि हैलोजन रेडली फॉर्म हैलाइड आयंस, बट हाइड्रोजन फॉर्म की जो आपके हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स वो क्या बनाते हैं बेटा? वो आपके हैलाइड आयन बनाएंगे, यानी कि क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन बनाएगा। फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोराइड आयन बनाएगा। दिस इज द हैलाइड आयंस। दिस इज क्लोराइड, दिस इज फ्लोराइड। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो भी हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, लेकिन कब? सिर्फ एल्कली मेटल्स के साथ, एल्कली या फिर एल्केलाइन, एल्कली अर्थ मेटल्स के साथ, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन भी बनाएगा, लेकिन सिर्फ कब? जब वो किसी अल्कली मेटल या फिर किसी अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्ट करेगा, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है? दूसरा मेजर डिफरेंस है कि हाइड्रोजन एटम जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे H और H, यहाँ पे कोई भी आपको देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा है। ये गलती से मेरे से लगे बेटे, ये देखो यहाँ पे कोई भी आपके पास क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब भी आप क्लोरीन की बात करोगे, सपोज क्लोरीन लिया मैंने, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा? देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर। थर्ड जो मेजर डिफरेंस है, थर्ड मेजर डिफरेंस वो क्या है कि हैलोजन्स हैं, नॉन मेटल्स किस तरह के बनाएंगे बेटा? नॉन मेटल्स आपके बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है जी। तो हैलोजन्स क्या बनाएंगे बेटा? वो बनाते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कैसा ऑक्साइड बनाएगा? वो बनाएगा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड, एग्जाम्पल वाटर, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है आपका ठीक है जी। तो ये आपकी डिफरेंस है किससे? हैलोजन से। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, यहीं पे ऑक्साइड की बात आई है कि जो आपकी मेटल्स होंगी, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स वो किस तरह के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे? मेटल्स हमेशा बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड,
ठीक है। जो आपके हैलोजेंस हैं वो किस तरह के बनाते हैं, वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ना तो बनाएगा बेसिक ना बनाएगा एसिडिक को क्या बनाता है, न्यूट्रल। तो ये इन दोनों से डिफरेंस है हाइड्रोजन का। क्लियर। विल डू अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन, कि अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की इन द यूनिवर्स में बात करेंगे तो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये हमारे यूनिवर्स का। जो आपको 92% आपको यूनिवर्स में हाइड्रोजन ही मिलेगा। ठीक है जी। उसके अलावा जो हीलियम मिलेगी आपको वो 7% मिलेगी, और बाकी जो 1% है वो आपको बाकी सारे अदर एलिमेंट्स मिलेंगे। यानी कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। लेकिन अगर बात करते हैं इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ क्रस्ट में कितना मिलेगा, तो वो क्या है, इसकी अबंडेंस बहुत कम है, दैट इज 0.9% ओनली। अगर यूनिवर्स की बात करें तो 92% है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। और अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें कि अर्थ क्रस्ट में कितना मिलेगा, तो ओनली 0.9%। ठीक है जी। उसके अलावा जो वाटर है आपको वो कंबाइंड स्टेट में मिल जाएगा। जो हाइड्रोजन है सॉरी, वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। कहाँ पे, एज अ वाटर की फॉर्म में, चाहे ओशन में मिले आपको। ठीक है जी। उसके अलावा कोल में मिल जाएगा आपको, पेट्रोलियम में मिल जाएगा, जितने भी वेजिटेबल मैटर हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं। आपने पढ़े में बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो ये आपको मिल जाएगा वाटर की फॉर्म में। ठीक है। जिसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, वेजिटेबल मैटर हो गया, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हो गया, उसकी फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके आइसोटोप्स की। ठीक है जी। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मेनली आपको 3 आइसोटोप्स मिलते हैं हाइड्रोजन के। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप आर सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर। ठीक है जी। एटॉमिक नंबर सेम मिलेगा आपको, लेकिन मास नंबर क्या मिलेगा, डिफरेंट। तो 3 इसके एग्जिस्ट करेंगे, 1H1, 1H2 एंड 1H3। ठीक है जी। इसको बोलते हैं प्रोटियम, दिस इज़ प्रोटियम। क्लियर। उसके बाद सेकंड आपको मिलेगा ड्यूटेरियम, एंड दिस इज ट्रिटियम। क्लियर। तो इसके 3 आइसोटोप आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर सबका क्या है, 111 सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है यहाँ पे इनका। क्लियर। अब बात करें अगर इनकी अबंडेंस की, तो सबसे ज़्यादा आपको प्रोटियम ही मिलेगा। 99.98% है जो अबंडेंस किसकी है, प्रोटियम की ही है। और बची हुई जो 0.016% है वो कौन है, ड्यूटेरियम है। और ट्रिटियम का तो बेटा बहुत कम अबंडेंस है, 10⁻⁻15। क्यों, बिकॉज ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसका। ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ टाइम क्या है, बहुत ही कम है। तो ये दोनों आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मिलेगा प्रोटियम, उससे कम ड्यूटेरियम और सबसे कम ट्रिटियम। ठीक है जी। ये दोनों नॉन रेडियोएक्टिव नेचर के हैं, और ये आपके पास क्या है, रेडियो एक्टिव नेचर का है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, कि आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। प्रिपरेशन की बात करने जा रहे हैं इसकी। तो फर्स्टली हमने अल्कली मेटल्स पढ़ा, वहाँ पे हमने मेटल से जब भी रिएक्शन की वाटर की तो हमें क्या मिला था बेटा, हमें मिल रहा था वहाँ पे हाइड्रोजन। एग्जांपल कर लेते हैं, सोडियम का ले लेते हैं बेटा। सोडियम प्लस वाटर करोगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगी। ऐसे ही पोटेशियम से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल जाएगी। लेकिन एक डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था कि कोई डायरेक्टली ही रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर रहा था मेटल, और कोई मेटल आपकी हीट करने पे रिएक्शन कर रही थी। तो जो ये दोनों रिएक्शन है आपकी रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती हैं। लेकिन जब आप इसकी जिंक से करोगे या फिर इसकी मैग्नीशियम से करोगे वाटर की रिएक्शन, देन आपको क्या मिलेगा, आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। आपको इन्हें हीट करना पड़ेगा। तो जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से जो आयरन का केस था हमें वहाँ पे पढ़ेगा, वो तो स्टीम से ही रिएक्शन करेगा। स्टीम से, डायरेक्ट वाटर से तो कभी रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो क्या बनेगा वहाँ पे बेटा, वहाँ पे बनेगा Fe3O4, इसका ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये सारी किस्में आती हैं इसकी प्रेपरेशन में आती हैं। क्लियर। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप मेटल हाइड्राइड से बना सकते हो। मेटल हाइड्राइड्स करना क्या है आपको, इसके केस में आपको मेटल हाइड्राइड की सिंपली वाटर से रिएक्शन ही करनी है। ठीक है जी। तो वहाँ पे भी क्या बनेगा आपका, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी। इसी तरह से आप कैल्शियम ले सकते हो, कैल्शियम का हाइड्राइड, तो वहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है जो आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कर चुके हो।
ठीक है। मेन जो इसकी प्रिपरेशन आती है वो आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से। ठीक है जी, किससे आती है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है बेटा कि आपको 2 इलेक्ट्रोड लेनी है, दोनों के दोनों प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड रहेंगी, यहाँ पे पानी होगा, आपको इनके अंदर से ऐसे करंट पास करना है। दिस इज द एनोड, दिस इज कैथोड, इट हैव नेगेटिव चार्ज, इट हैव पॉजिटिव, सॉरी, हाँ जी, क्लियर। एनोड पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव। होगा क्या, जैसे आप इनके अंदर से करंट पास करोगे तो 2 रिएक्शन होंगी, एक होगी कैथोड पे और एक होगी एनोड पे। कैथोड पे क्या मिलेगी? कैथोड पे आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस। कैसे कि हाइड्रोजन का आयन जो प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कहाँ चले जाएंगे? इस कैथोड के ऊपर चले जाएंगे। वहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी? H की। तो एक H 2 H मिलकर क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस बना देंगे। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे आपको पता है कि वाटर जब भी टूटेगा वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ही टूटेगा। ठीक है जी। तो क्या होगा? एनोड पे 4H नेगेटिव किसके अंदर जाएगा? 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर वो जाता है। ठीक है जी। और यही OH से क्या बनता है आपका? इसी OH की फर्दर रिएक्शन होगी तो वो वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। यानी कि आपको कैथोड पे कौन मिलने वाली है? हाइड्रोजन। जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना तो आपको क्या मिलेगी वहाँ पे? आपको कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे कौन सी मिलेगी? ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी। उसके अलावा 2 मेथड हो रहे हैं आपके पास। फर्स्ट इज प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कलीज। आप एल्कलीज लोगे, बेस लोगे, यानी कि उनसे रिएक्शन करवाओ। जैसे कि जिंक प्लस NaOH से रिएक्शन करवाई मैंने, तो मेरे पास क्या मिलता है? रिएक्शन आप ये रिएक्शन आप कहाँ कर सकते हो? आपने 10th क्लास में भी की है, दैट इज द सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। और क्या मिलेगी आपको? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये जिंक की रिएक्शन करवाई आपने किससे? एक अल्कली यानी कि एक बेस से रिएक्शन करवाई। ठीक है जी। इसी तरह से आप एल्यूमिनियम से भी रिएक्शन करवा सकते हो। एल्यूमिनियम NaOH प्लस वाटर डालते थे हम, रिएक्शन कर चुके हैं बेटा हम ये आसानी से। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलता है, NaLO2 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है जी। तो ये आपका सोडियम जिंकेट था, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। तो ये रिएक्शन है आपकी। एक जो आती है लेबोरेटरी प्रेपरेशन आती है आपके पास, क्या आती है? लेबोरेटरी प्रेपरेशन। क्लियर। उसमें आपको क्या करना है? उसमें कुछ नहीं है, उसमें आपके पास एक कंटेनर होगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे वुल्फ बोटल्स। क्या बोलेंगे? वॉल्फ्स बोतल। क्लियर। उस बोतल में क्या करना है आपको? जैसे कि मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, ये एक बोतल की तरह है। यहाँ पे आपने जिंक रख लेना है। जिंक भी कैसा? ग्रेनुलेटेड जिंक। ठीक है जी। ग्रेनुलेटेड जिंक आपको यहाँ पे रख देना है और यहाँ से एक पाइप के थ्रू आप ड्रॉप वाइज H2SO4 ऐड करोगे। ठीक है जी। डाइल्यूट H2SO4 आप यहाँ से ड्रॉप वाइज ऐड करोगे, तो जब भी इन दोनों की रिएक्शन होगी, जिंक की और डाइल्यूट H2SO4 की, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्या लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। और उस हाइड्रोजन गैस को आप एक पाइप के थ्रू कहाँ लेके जाओगे? कंटेनर में, जिसके अंदर क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है जी। तो उस कंटेनर के ऊपर टॉप पे आपको क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इकट्ठी होती हुई मिलेगी। क्लियर। तो ये आपकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन, जिसमें आप ग्रेनुलेटेड जिंक की रिएक्शन करते हो डाइल्यूट H2SO4 से और आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। क्लियर। तो ये थी बेटा आपके पास। उसके बाद आती है हमारे पास कमर्शियल प्रिपरेशन, कि हम अगर कमर्शियली इसको प्रिपेयर करना तो किस तरह से करेंगे। कमर्शियल प्रिपरेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्टली तो आप पढ़ चुके बेटा इलेक्ट्रोलिसिस से। तो फर्स्टली हम पढ़ चुके हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस से। जब भी आपको प्योर हाइड्रोजन गैस की नीड होगी ना, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। और अगर जनरल रिएक्शन लिखता हूँ मैं इसकी, तो क्या होगा? हाइड्रोजन में से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, यहाँ पे लिख दोगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको क्या मिला था? आपको मिली थी डाइहाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गैस आपको मिलती है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपको इससे भी ज़्यादा हाई प्योरिटी की हाइड्रोजन की नीड है, यानी कि आपको ग्रेटर देन 99.5% की नीड है ना अगर, देन उस केस में आप क्या करोगे? आपको वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है जी। आपको एक वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है जी। और उसके अंदर आपको निकल की इलेक्ट्रोड लगानी पड़ेंगे, फिर आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है निकल इलेक्ट्रोड के साथ, यानी कि वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और साथ में आपको लेना है निकल की इलेक्ट्रोड लगानी है। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाई दी बेटा रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंपली आपके पास वाटर था और यहाँ पे इलेक्ट्रोड आपके पास प्लेटिनम की थी। लेकिन अगर आपको हाई प्योरिटी की चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकल की इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी और सोल्यूशन लेना पड़ेगा वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। देन उस केस में आपको क्या मिलेगी? एकदम प्योर हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी।
ठीक है जी। उसके अलावा एक और आपको दैट इज़ अ ब्राइन सोल्यूशन। तो ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, जिस पानी के अंदर आपने NaCl का सोल्यूशन है उसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। उसके अंदर से जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस उसकी करोगे, ठीक है जी, तो आपके पास क्या होगा, क्लियर। तो ब्राइन सोल्यूशन मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है बेटा, कि जिसके अंदर जो सोल्ट का सोल्यूशन उसको ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। जब आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना, तो एज अ बाय प्रोडक्ट मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमें वहाँ पे मिलेगा वो कौन होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है जी। इसी तरह से कैथोड पे आपको क्या मिलेगी, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती मिलेगी, लेकिन एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी कि वो जो सोल्यूशन होता है वो हम बाय प्रोडक्ट, आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो वहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन। उसके अलावा आपको NaOH मिलेगी बेटा, और साथ में क्लोरीन गैस मिलती है। ये मेन प्रोडक्ट है उसके। जब आप ब्राइन सोल्यूशन को क्या करोगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो आपको NaOH और Cl2 दिस होता है मेन प्रोडक्ट, लेकिन आपको एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस भी आपको वहाँ पे मिलेगी, क्लियर। उसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड आपका दैट इज़ अ कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या होगा आपके पास, इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेना है, ठीक है जी, कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी, या फिर आपको ले लेना है कार्बन, जैसे कि कोक ले लिया मैंने, दिस इज द कोक, ठीक है जी। तो आपको इसकी रिएक्शन करनी है वाटर से, ठीक है जी, स्ट्रीम आपको पास करनी है। हाइड्रोकार्बन साथ में वाटर आपने लिया, स्ट्रीम पास कर दी, कार्बन आपने लिया, वाटर लिया स्टीम की फॉर्म में, आपने पास कर दी, तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। और इन दोनों को कम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कॉल्ड सिन गैस। क्या बोलते हैं इसको, सिन गैस बोलते हैं। यानी कि नेक्स्ट मेथड क्या आपके पास, कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। हाइड्रोकार्बन लो या कोक लो, उसके ऊपर से आपको स्ट्रीम पास करनी है, किसकी प्रेस में, एक यहाँ पे प्रेस होगा बेटे कैटलिस्ट भी, दैट इज़ निकल, ठीक है, और 1270 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन होती है। तो आपको क्या मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगी, और इन दोनों कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिन गैस या फिर सिंथेसिस गैस, इसको हम बोल देते हैं, क्लियर। और जो ये सिन गैस होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन, इस सिन गैस की कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप फर्दर वाटर से रिएक्ट करते हो, यानी कि ये फर्दर भी स्टीम से रिएक्ट कर जाती है। फर्स्टली स्टीम से रिएक्ट की तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस आपको मिली, लेकिन ये फर्दर भी उस स्टीम से रिएक्ट कर सकती है और क्या बनाएगी, तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे फर्दर हाइड्रोजन गैस, फिर आपके पास लिबरेट होगी। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये होगी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, दैट इज़ अ आयरन क्रोमेट, ठीक है, और टेम्परेचर रहेगा 673 केल्विन। फर्स्टली क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन लो या कोक लो, उसकी वाटर से रिएक्शन की स्ट्रीम से इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल एट 1270 केल्विन टेम्परेचर, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं सिन गैस। लेकिन यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिन गैस के अंदर है, ये फर्दर स्ट्रीम से रिएक्ट कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट, और आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी, ठीक है जी। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस पर हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी इसको हम बोल देते हैं, क्लियर। तो ये थी बेटा आपके पास इसकी कुछ प्रेपरेशन मेथड। तो हमने इसकी प्रेपरेशन मेथड तक कंप्लीट कर लिया है। हमने इसकी सिंपल प्रेपरेशन फ्रॉम वाटर से भी कर ली, हमने इसका लेबोरेटरी प्रेपरेशन भी देख लिया, और हमने इसका कॉमर्शियल प्रेपरेशन भी देख लिया है। तो नेक्स्ट टाइम वी विल डू प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे।